अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के मेन पेसर हारिस रऊफ के जो कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, उनके दौरा वेस्ट इंडीज़ से मुकम्मल या फिर कम से कम T20 मैचेस से बाहर होने का शदीद ख़तरा पैदा हो गया है। और उनकी जगह कौन सा बॉलर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। जबकि दूसरी जो बड़ी खबर है वो सलमान अली आगा ने दी है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की वापसी के हवाले से T20 फॉर्मेट में क्या वो T20 वर्ल्ड कप 2026 खेल रहे हैं, और इसके हवाले से जो पाकिस्तान की मौजूदा मैनेजमेंट है वो मौजूदा जो पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स हैं इससे किस हद तक मुतफिक है और किस हद तक वो डरे हुए हैं, इसका हम जायज़ा लेते हैं। दूसरी जानब लॉर्ड्स में इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला जारी है, जिसमें रविंद्र जडेजा ने शानदार बैटिंग करके अभी तक जो शिकस्त है, यकीनी शिकस्त है, उसको टाला हुआ है और भारत को फतह के करीब ले आए हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो कि वाइट बॉल में अपनी अफादियत, अपना लोहा मनवा चुके हैं, वो दौरा बांग्लादेश से इसलिए बाहर हुए हैं कि वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे और उसके बाद अब उनका रिहैब लाहौर में होने जा रहा है। यहाँ पर इतलात ये हैं कि कल यानी कि 15 जुलाई को वो लाहौर के जो नेशनल एकेडमी भी कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी कहते हैं आप, उसमें वो रिहैब अपना मुकम्मल करेंगे। और इतलात ये हैं कि कम से कम 2 हफ्ते तक वो अपना रिहैब मुकम्मल करेंगे, यानी कि कम से कम 28 जुलाई तक। और पाकिस्तान ने 31 जुलाई को पहला T20 मैच खेलना है वेस्ट इंडीज़ में, तो इसका वाज़े इशारा है, वाज़े ख़तरा मौजूद है कि कम से कम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो T20 मैचेस हैं उसमें हारिस रऊफ की शिरकत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। और उसके अलावा हो सकता है कि अगर वनडे सीरीज़ होती है तो वनडे सीरीज़ में हारिस रऊफ को मौका दिया जाए, लेकिन T20 मैचेस में बहुत ही कम चांस है कि हारिस रऊफ जगह बना सकें। हारिस रऊफ ने बहरहाल वनडे फॉर्मेट में और T20 में मिडल ओवर्स में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। डेथ ओवर्स में भी वो बाज़ औक़ात बहुत ही मोहलक बॉलिंग कराते हैं। उनकी कमी पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में लाजमन महसूस होगी अगर वो नहीं जाते। अलबत्ता दौरा बांग्लादेश में पाकिस्तान के जो बाकी पेसर्स हैं उनसे भी किसी हद तक उम्मीद की जा सकती है। और दूसरी अहम बात यह है कि अगर हारिस रऊफ दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए T20 स्क्वाड में मुंतखब नहीं होते तो उनकी जगह कौन लेगा। इस हवाले से शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर निगाहें हैं, शायद शाहीन शाह अफरीदी को शामिल किया जाए, जबकि हसन अली तो पाकिस्तान की T20 टीम का जो दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए स्क्वाड होगा उसमें लाजमन शामिल होंगे, ये कन्फर्म खबर है। तो इस वजह से हो सकता है कि हसन अली के ऊपर ज़्यादा डिपेंड किया जाए, क्योंकि मौजूदा टीम में जो कि दौरा बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया गया है उसमें कोई ज़्यादा तजर्बाकार पेसर नहीं है। तो इस वजह से हसन अली या हारिस रऊफ, अगर हारिस रऊफ नहीं आते तो हसन अली के साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी कम बैक यकीनी दिखाई दे रहा है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या अपडेट आती हैं। बताया यही गया है कि मेडिकल पैनल की सिफारिशात के बाद ही फैसला किया जाएगा कि आया हारिस रऊफ को दौरा वेस्ट इंडीज़ में T20 मैचेस खिलाए जाएँ या नहीं। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से है। इस हवाले से जहाँ भी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के आला ओहदेदारान जो कि डिसीजन लेते हैं अगले लाहे अमल का, जिसमें कैप्टन शामिल है, आकिब जावेद शामिल हैं, माइक हैसन शामिल हैं, जब भी ये मीडिया के सामने आते हैं तो इनसे एक सवाल लाजमी होता है कि T20 फॉर्मेट में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का क्या फ्यूचर देख रहे हैं। और यही सवाल आज कराची में सलमान अली आगा से भी किया गया। तो सलमान अली आगा ने वाज़े तौर पर बताया कि हमने 25 प्लेयर्स का पूल तैयार किया है T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जो एक आम तासुर है, जो एक आम ख्याल है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को फ़िलहाल बैकअप प्लान के तौर पर देख रही है, वो मेन प्लान का हिस्सा नहीं है जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट के ऊपर तो शुरू दिन से ही मसला आता रहा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान टीम 2021 से T20 वर्ल्ड कप 2022 तक कामयाबियां समेट रही थी,
तो इस वजह से ये चीज़ किसी हद तक हज़म की जा सकती थी। लेकिन बाद में चूँकि पाकिस्तान टीम की हार शुरू हुई, तो उसका सारा जो नज़ला है वो इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर गिरा है। ये अलग बहस है, मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें सिर्फ 2 प्लेयर्स का किरदार नहीं होता, बाकी बैटिंग लाइन का भी होता है, लेकिन उस बात को फ़िलहाल छोड़ दें। तो अब जो पाकिस्तान की मौजूदा मैनेजमेंट है वो मेरे ख्याल में यही फैसला कर चुकी है कि जो पाकिस्तान के स्क्वाड में नौजवान प्लेयर्स हैं, इनको हम देखते हैं कम से कम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ तक, जो मेरा आइडिया भी था और ऐसा होना भी चाहिए। उसके बाद एशिया कप में देखा जाएगा कि बाबर आज़म और रिजवान वापस आते हैं या नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स की कारकर्दगी रही है, जो पाकिस्तान के मौजूदा खिलाड़ी हैं, उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप इतना ज़्यादा एतमाद सिर्फ एक सीरीज़ की वजह से नहीं कर सकते। ओपनिंग में साइम अयूब हैं, वो 25 मैचेस में नाकाम रहे, एक 50 की, फिर बांग्लादेश के खिलाफ जो होम सीरीज़ खेली उसके पहले 2 मैचेस में फेल हुए, आखिरी मैच में 45 रन करने में कामयाब रहे। तो अभी उनके ऊपर किसी हद तक सवाल या निशान है। दूसरी बात यह है कि फ़खर जमान का एज ए ओपनर दोबारा टेस्ट होना है, कि दोबारा एज ए ओपनर, जहाँ पर वो लगातार 2.5 साल एज ए ओपनर फेल रहे, दोबारा क्या कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। शहजादा फरहान का टेस्ट होना है। हसन नवाज जो कि दौरा न्यूजीलैंड में जिनका डेब्यू हुआ, तेज़ तरीन सेंचुरी स्कोर की, लेकिन 4 इनिंग्स में वो फेल रहे। अब यहाँ पर वो एज ए मिडल ऑर्डर बैट्समैन अपना लोहा मनवा चुके हैं, ना सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ में, बल्कि उसके अलावा PSL में भी उन्होंने लगातार मैच विनिंग इनिंग्स खेली। तो इसकी वजह से हसन नवाज के ऊपर बहुत ज़्यादा एतमाद की इसलिए किया जा सकता है कि उसकी परफॉर्मेंस में तसलसल आ चुका है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के ऊपर अभी भी सवाल या निशान मौजूद है, ख़ासतौर पर टॉप ऑर्डर में। तो इस हवाले से पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, मैनेजमेंट वो ये देखेगी कि ये जो सीरीज़ हैं, जो कि निस्बतन आसान सीरीज़ कही जा सकती हैं, बांग्लादेश का टूर हो, वेस्ट इंडीज़ का टूर हो, या फिर अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अगर पाकिस्तान में सीरीज़ होती है तो उसे आसान ही कहा जाएगा। लेकिन अगर वो सीरीज़ UAE में होती है तो फिर कांटेदार मुकाबला होगा, फिर पाकिस्तान के बैटर्स का असल टेस्ट शुरू होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बैकअप प्लान के तौर पर टीम मैनेजमेंट बाबर आज़म और रिजवान को ज़रूर शामिल कर रही है, लेकिन वो मेन प्लान का हिस्सा नहीं है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाली 3 सीरीज़ में पाकिस्तान के बैटर्स की कारकर्दगी क्या रहती है, पाकिस्तान टीम कैसे रिजल्ट्स देती है, तो इसका इन्हिसार इसके ऊपर होगा। लेकिन एशिया कप में आपको बड़ी तब्दीलियां देखने में आ सकती हैं अगर पाकिस्तान की इस टीम ने वैसा परफॉर्म ना किया जो कि उनसे तवक्को की जा रही है। और उसके अलावा बात करते हैं कि इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान लॉर्ड्स में कांटेदार मैच जारी है, जिसमें पहली दोनों इनिंग्स में दोनों टीमों ने ऐन बराबर 387 रन किए थे, लेकिन चौथी इनिंग्स में, जो कि मैच की आखिरी इनिंग्स है, इसमें एक मौका पर जो इंडियन टीम है मैच से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी, 83 रन पर 7 विकेटें गंवा चुकी थी। लेकिन इस मौका पर रविंद्र जडेजा ने शानदार बैटिंग की और अपनी टीम को मैच में वापस ले आए हैं। अब जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो चाय का वक्फा है, आखिरी विकेट है इंडिया के पास, उसे 30+ रन मज़ीद चाहिए। और जो 8वीं विकेट थी, रविंद्र जडेजा ने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 30 रन की शराकत कायम की। सिर्फ 3 ऐसी शराकतें हैं जो कि 30 से ऊपर गई। एक सेकंड विकेट पर कायम की थी नायर ने, और राहुल ने, जिसने सेंचुरी स्कोर की थी पहले इनिंग्स में, 36 रन जोड़े थे दूसरी विकेट पर। फिर 8वीं विकेट पर 30, और रविंद्र जडेजा ने जसप्रीत बुमराह के साथ 132 गेंदें खेलते हुए 35 रन की शराकत कायम की, जिसकी वजह से इंडियन टीम किसी हद तक खुद को मैच में वापस लाने में कामयाब हो गई है। अब देखना यह है कि रविंद्र जडेजा, जो कि पहली इनिंग्स में भी 74 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे, अब इस इनिंग्स में भी 50 कर चुके हैं और क्रीज पर मौजूद हैं। मोहम्मद सिराज उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि आखिरी विकेट पर इंग्लैंड के बॉलर्स किस तरह मुकाबला करते हैं और भारत के जो आखिरी जोड़ी है, आखिरी बैट्समैन है, वो कैसे खेल का मुजाहरा करते हैं। एक कांटेदार मैच है, 1 विकेट चाहिए इंग्लैंड को, जबकि 30-31 रन चाहिए मज़ीद इंडिया को। निगाहें लॉर्ड्स के ग्राउंड के ऊपर हैं, जो कि तारीखी ग्राउंड है। यहाँ पर इंडिया का मजमूई ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नहीं है। 1984 तक लगातार 10 जो मैच थे, कोई एक कामयाबी हासिल नहीं की थी। 1986 में फिर कामयाबी हासिल की, फिर 2014 तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आखिरी जो 3 टेस्ट मैचेस खेले गए, उनमें से 2 में इस वेन्यू पर भारत ने कामयाबी हासिल की है। अब देखना यह है कि यहाँ पर लगातार दूसरा टेस्ट मैच वो जीतने में कामयाब रहते हैं,
या फिर इंग्लैंड आज का मैच जीतकर एक बार फिर सीरीज़ में बर्तरी हासिल कर लेती है।